नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास की पॉलिटी का फोर्थ चैप्टर एग्जीक्यूटिव मींस कार्यपालिका। इस लेसन के 4 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। ये 5वां पार्ट है और बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद जिसे कैबिनेट भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव जो है उसके बेसिकली 3 ऑर्गन्स होते हैं। 3 चीजों से मिलकर के एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका बनती है: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की और उनके मंत्री परिषद की। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की बात करने के पीछे का मेन रीजन ही ये है कि उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो कुर्सी है या फिर जो पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की इंडिया के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम जानते हैं कि जो देश का मुखिया है औपचारिक रूप से, फॉर्मली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंट्री का हेड है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि देश में जो सरकार होगी, जो गवर्नमेंट होगी, उसका जो मुखिया होगा, उसका जो हेड होगा, वो देश का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा। यही रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का रोल भी लगभग वैसा ही है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना राष्ट्रपति का। और कई मामलों में तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन राष्ट्रपति की पोजीशन से भी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जब अपनी कुर्सी की शपथ ले लेते हैं, जब वो अपनी पोजीशन की शपथ ले लेते हैं, ओथ ले लेते हैं, उसके बाद ही वो मंत्री परिषद को चुनते हैं। यानी कि मंत्री परिषद को कौन क्रिएट कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। और इसके साथ ही क्योंकि वो मंत्री परिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्रिएट करते हैं, वो मंत्री परिषद के मुखिया भी हो जाते हैं। तो मंत्री परिषद को भी लीड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। सरकार के मुखिया भी प्रधानमंत्री हैं और मंत्री परिषद के भी जो हेड हैं, जो मुखिया हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। और यही रीजन है कि प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो प्रधानमंत्री की पोजीशन को इंपॉर्टेंट बनाते हैं देश में और महत्वपूर्ण बनाते हैं, और वो कार्यपालिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसमें एक चीज और क्या है कि देश का प्रधानमंत्री बनेगा कौन? ये भी एक क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए ये जरूरी है कि जब इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, विधायिका के, तो ये आवश्यक है, ये जरूरी है, ये बहुत एसेंशियल है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए पॉलिटिकल पार्टी द्वारा आगे किया जा रहा है, उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, यानी कि वो मेजोरिटी से चुन करके आया हो लोकसभा में, और उसके पास मेजोरिटी का होना जरूरी है। यही इसके साथ किसी भी व्यक्ति को, जो भी प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहा है, क्लेम कर रहा है पोजीशन के लिए, उसका लोकसभा का मेंबर होना भी जरूरी है, और मेंबर के साथ साथ उसको मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन फाइट करती है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन फाइट करती हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, वही पॉलिटिकल पार्टी अपना एक जो कि है लीडर या फिर अपना एक इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए आगे करती है। और वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जब लेते हैं तो उनको शपथ दिलाने का काम, ओथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, यानी राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, ये केस है जब किसी एक पार्टी को बहुमत मिल गया, मेजोरिटी मिल गई। लेकिन हम ये देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जब देश आजाद हुआ तो वहां से लेकर के, यानी आजादी से लेकर के जब पहला चुनाव हुआ, पहला आम चुनाव, जो कि 1951 टू 1952 में हुआ था, उसके बाद से 1989 तक देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार रही, क्योंकि कांग्रेस को ही हर बार इलेक्शन में बहुमत मिल रहा था, मेजोरिटी मिल रही थी। 1989 के बाद हमें देखने को मिलता है कि इलेक्शंस में कांग्रेस को मेजोरिटी मिलना काफी मुश्किल हो गया और मल्टीपल पार्टीज को सीटें मिलने लगी। अब जब ये स्थिति आई, तो ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, और जब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में 2-3 पार्टियां मिल करके अपना गठबंधन बनाती हैं, और अपना गठबंधन बनाने के बाद वो प्रेसिडेंट को अप्रोच करती हैं। जब गठबंधन बनता है तो जितनी भी पार्टियों का गठबंधन है, जितनी भी पार्टियों का कोalition बना है, उन सभी पार्टी में जो लीडर सबको पसंद है, जिसपे सबकी हाँ है,
उसको वो लोग मिल करके प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए आगे करते हैं। उस कंडीशन में वो इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, जब मेजोरिटी है और जब मेजोरिटी नहीं है। इसके साथ ही दोनों ही कंडीशन में मेजोरिटी होना उस लीडर के पास जिसको प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए आगे किया जा रहा है, वो बहुत मैंडेटरी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन की शपथ ले लेते हैं, तो शपथ लेने के बाद होता क्या है कि जब वो ओथ ले लेंगे, शपथ ले लेंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे फॉर्मली, उसके बाद वही निर्णय लेते हैं कि मंत्री परिषद में कौन से मंत्री होंगे, यानी कि कैबिनेट बनाने का काम प्राइम मिनिस्टर करेंगे। और जब वो अपनी मंत्री परिषद बनाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, तो वही डिसाइड करते हैं कि कौन होगा। कौन होगा से मतलब है कि वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ ही वो ये देखते हैं कि कौन से लीडर्स जो हैं वो सीनियर हैं, कौन से लीडर्स ने कितना टाइम दिया है पार्टी को या देश को। इसके साथ ही कौन से लीडर की जो है कि स्पेशलिटी है किस फील्ड में। इन सारी चीज़ों को आधार बना करके वो चुनते हैं कि कौन से नेता, कौन से लीडर्स मंत्री परिषद का हिस्सा बनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर बनेंगे और मिनिस्टर कहलाएंगे, और किसको कौन सा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री दी जाएगी। इसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है। सो कार्यपालिका में यही रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर चुने जा रहे हैं, चाहे वो गठबंधन की सरकार के हों या मेजोरिटी वाली सिंगल पार्टी के हों, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो रहे हैं और वो चुने जा रहे हैं, चुनने के बाद वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना रहे हैं, ठीक इसी तरह से राज्यों के अंदर, ये तो हो गया सेंटर लेवल पे, लेकिन राज्यों के अंदर भी लगभग यही सिस्टम चलता है। राज्य में बस प्रधानमंत्री की जगह चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं, और जब मुख्यमंत्री अपनी शपथ ले लेते हैं तो मुख्यमंत्री अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज करते हैं, और उसके बाद उनका कैबिनेट बनता है। यहाँ पे एक डिफरेंस और ये है कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवाने का काम, अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति का होता है, और स्टेट के मामले में, राज्यों के मामले में ये काम गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है, जिन्हें हम एलजी या गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल या उपराज्यपाल कहते हैं। तो ये काम उनका होता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री परिषद हैं, जितने भी मंत्री परिषद के मेंबर्स हैं, उन सभी का संसद का सदस्य होना जरूरी है, तभी वो बन पाएंगे मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके साथ ही अगर कोई इंडिविजुअल, प्रधानमंत्री किसी ऐसे लीडर को चुनते हैं अपने मंत्री परिषद में जो मंत्री परिषद में तो आना चाह रहा है और आ रहा है, लेकिन संसद का हिस्सा नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो उस केस में उस इंडिविजुअल को चुने जाने के यानी कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनने के 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स, उसको इलेक्शन फाइट करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा, वहां पे मेजोरिटी हासिल करनी होगी, वरना उसको अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा या तो उसको हटा दिया जाएगा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल है कि वही बंदा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में जाएगा जो पार्लियामेंट का सदस्य है, और प्रधानमंत्री तो जाहिर सी बात है वही बन रहा है जो पार्लियामेंट का सदस्य है, उसके लिए भी पार्लियामेंट की पोजीशन होना, मेंबरशिप होना जरूरी है। साथ ही जो मंत्री परिषद है और जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सामूहिक रूप से, यानी कि जब हम सामूहिक रूप से कह रहे हैं, कलेक्टिवली कह रहे हैं, तो इट मींस उसके अंदर मंत्री परिषद के सारे मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोग शामिल हैं। तो ये लोग कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं। लोकसभा इनसे सवाल जवाब कर सकता है, पूछ सकता है, बता सकता है। तो ये मंत्री परिषद की एक तरीके की ड्यूटी है, और ऐसा इसलिए है, यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि विधायिका यानी कि जो लेजिस्लेचर है, जिसे हम संसद कह रहे हैं, वो किस तरह से इन्वॉल्व है कार्यपालिका के कामों में, और कार्यपालिका को वो कैसे कंट्रोल कर रही है। इसके बारे में डिटेल में हम लेजिस्लेचर यानी विधायिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि विधायिका जो है वो कार्यपालिका को एक तरीके से उसके कामों में इंटरफेयर भी करती है, जरूरत पड़ने पर रोकती टोकती भी है और हेल्प भी करती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जब वो बन जाता है, तो वो एक तरीके से काम करता है लोकसभा यानी कि संसद के बिहाफ पे, और क्योंकि प्रधानमंत्री उसका हिस्सा है तो वो भी उसी तरह से काम करते हैं। अब ये जो मंत्रालय हैं, जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं, ये असल में संसद की कार्यकारी समितियां होती हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट की, जो
अलग अलग मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, और उन सभी मिनिस्ट्रीज में एक एक इंडिविजुअल को बिठाया जाता है जो कि जनता द्वारा चुन करके आए हैं। प्राइम मिनिस्टर उनको चूज करते हैं फिर कि कौन किस मिनिस्ट्री में जाएगा, और वो मंत्रालय के मंत्री बन जाते हैं। इसके साथ ही जो है कि क्योंकि ये सारी कार्यकारी समितियां, एग्जीक्यूटिव कमिटीज जो कि मंत्रालय हैं, ये संसद का हिस्सा हैं, इसीलिए इसमें काम करने वाला बंदा भी इनडायरेक्टली संसद के लिए काम कर रहा है। तो ये माना जाता है कि जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जितने भी मिनिस्टर हैं, वो सारे सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करते हैं, पार्लियामेंट की तरफ से रूल करते हैं, पार्लियामेंट के बिहाफ पे गवर्न करते हैं इन सारी मिनिस्ट्रीज को। यही रीजन है कि वो पार्लियामेंट के अंदर आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। साथ ही अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि पावर में तो प्राइम मिनिस्टर आ गए। प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन लेने के बाद उन्होंने मिनिस्ट्रीज भी बना दी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी चूज कर लिए, लेकिन इनको पोजीशन से हटाने का क्या सिस्टम रहेगा? तो प्राइम मिनिस्टर को तो हटाया जा सकता है। पहला तो ये कि अगर वो चुन लिए गए हैं तो उनका टेन्योर 5 साल का रहेगा, 5 साल तक वो काम करेंगे। लेकिन गठबंधन की सरकारों में क्या होता है कि गठबंधन टूट जाता है। जो लोग मिल करके सरकार बना रहे होते हैं वो काफी टाइम बाद या फिर लगभग 2 महीना, 4 महीना, कभी कभी 2 साल, कभी कभी 3 साल, वो अलग हो जाते हैं। जब वो अलग होते हैं, मेजोरिटी खत्म होती है, सरकार गिर जाती है, प्राइम मिनिस्टर हट जाते हैं। ठीक इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर को हटाया भी जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, जिसे हम कहते हैं आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा के अंदर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहें, जब उनको लगे कि प्राइम मिनिस्टर अपने पद का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं या सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जरूरत पड़ने पर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके, अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसे मेजोरिटी से पास करा करके जो है कि प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से हटा सकते हैं। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन से हटेंगे, प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन से हटते ही मंत्री परिषद और लोकसभा दोनों ही डिसॉल्व हो जाएंगी, भंग हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ले इसके साथ साथ जो मंत्री परिषद है, अगर मंत्री परिषद के किसी मंत्री के ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो उस केस में पूरा मंत्री परिषद जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उस मंत्री को तो मंत्रालय से हटाया जाएगा, साथ ही पूरा मंत्री परिषद भी जो है कि एक तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अब सेम वही होता है प्राइम मिनिस्टर वाले केस में भी, कि भारत में जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का एक इम्पोर्टेंट जो है कि लीडर है, सरकार का मुखिया है। तो क्योंकि वो सरकार का मुखिया है, तो यदि वो इस्तीफा देता है या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटाया जाता है, दोनों ही केसेस में अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली होती है, तो लोकसभा और मंत्रिपरिषद दोनों ही भंग हो जाएंगी, उनका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। इसके साथ ही अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जा रही है या फिर वो खुद से अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे रहे हैं, उस केस में भी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मंत्री मरता है, अगर किसी मंत्री की डेथ होती है या फिर वो अपनी मर्जी से इस्तीफा देता है, तो उस केस में मंत्रिपरिषद डिसॉल्व नहीं होगी। अलग अलग सिचुएशंस हैं, एक बार इसको फिर देख लेते हैं, ध्यान से सुना। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं या उनकी डेथ हो रही है, तो लोकसभा और कैबिनेट जो है, सॉरी, जो कैबिनेट है यानी मंत्रिपरिषद है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है या वो इस्तीफा देते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली भंग हो जाएगी, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं, वो मेन बंदा है प्राइम मिनिस्टर, वो गया सब गए। बट अगर कोई मंत्री मरता है, प्रधानमंत्री के अलावा कोई दूसरा मंत्री, उसकी डेथ होती है या वो इस्तीफा देता है, तो उस केस में पूरा मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भंग नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एक ही सीट खाली होगी, जो मिनिस्टर गया है, जिसकी डेथ हुई है या फिर जिसने इस्तीफा दिया है। तो ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, लोकसभा भी जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर किसी एक इंडिविजुअल मंत्री के खिलाफ लाया जाएगा, तो उस केस में पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीजें। इसके साथ ही जितना भी संघ का मामला है, यानी कि जो हमारे कंट्री के अफेयर्स हैं नेशनल लेवल के, उन सभी अफेयर्स के बारे में, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जितने भी हमारे मंत्री परिषद हैं यानी कि जो जो मिनिस्ट्रीज हैं हमारी, उन सभी के बारे में जो भी कानून बनाया जा रहा है, जो भी निर्णय लिया जा रहा है, जो भी डिबेट हो रही है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी देश में चल रहा है बेसिकली, उन सभी चीजों के बारे में राष्ट्रपति को सूचना लेने का अधिकार है। और ये प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी है कि वो, संवैधानिक दायित्व बनता है उनका कि वो
देश के राष्ट्रपति को इन सभी अफेयर्स के बारे में, चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहें, जिससे कि प्रेसिडेंट, क्योंकि वो देश के मुखिया हैं, तो उनको पता रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ज़रूरत पड़ने पर प्रेसिडेंट जो है, हमने उनके प्रेसिडेंट राइट्स वाले वीडियो में देखा था कि प्रेसिडेंट भी ज़रूरत पड़ने पर सूचना मांग सकते हैं, और उसके साथ साथ अपनी जो है कि अपने सुझाव भी दे सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। सेम वही प्रधानमंत्री के कंडीशन में भी होता है कि वो भी जो है कि अपने सुझाव, सॉरी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो उनको शेयर करेंगे। इसके साथ ही अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रोल है, उनके बहुत सारे काम हैं, तो उनके पास बहुत सारी पावर्स भी हैं, बहुत सारी शक्तियां भी हैं, और ये शक्तियां काम आती हैं पूरे देश का शासन चलाने में, कार्यपालिका को चलाने में, मंत्री परिषद को चलाने में। अब ये जो पावर्स हैं वो हैं जैसे कि मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखना, यानी कि कंट्रोल में रखना किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज में जो मंत्री परिषद है उसके मुखिया क्योंकि वो हैं, तो पूरा कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है। इसके साथ साथ लोकसभा का नेतृत्व करना, जो लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का जो मेन नेता होता है, मेन लीडर होता है, वो प्रधानमंत्री कहलाता है। तो लोकसभा को संबोधित करने का काम या उसको लीड करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर की पावर है। इसके साथ साथ जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, उस पे भी कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है। देश की तरफ से, सरकार की तरफ से, या फिर किसी मंत्री, जो जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ कैबिनेट, और सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसकी तरफ से देश तक जानकारी पहुंचाने का, देश को संबोधित करने का, आम आदमी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं, वहाँ पे भी देश को रिप्रेजेंटेट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये सारे प्राइम मिनिस्टर की शक्तियां हैं, उनके काम हैं, जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, या फिर जो पावर्स उनको दी गई है, जो ड्यूटीज उनको दी गई हैं। साथ ही राज्य के स्तर पर, ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी सेम चीजें होती हैं। लेकिन स्टेट लेवल पर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर ना होकर के सीएम होते हैं, और राष्ट्रपति ना होकर के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेकिन वहां पे क्या रहता है कि अलग अलग चीजें तो नहीं है, खैर बहुत चीजें, मतलब जो कार्यपालिका का पूरा काम है, एग्जीक्यूटिव की पूरी एक प्रोसेस है काम करने का, वो लगभग पूरा सेम रहता है। जो डिफरेंस रहता है वो बस एक यही डिफरेंस रहता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, वो ये कि राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है और देश के स्तर पर राष्ट्रपति होता है। कुछ राज्यों में राज्यपाल होते हैं, कुछ राज्यों में उपराज्यपाल होते हैं। असल में होता क्या है कि जिन जगहों को राज्य का दर्जा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने, उन राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, और जिन जगहों को राज्य का दर्जा नहीं मिला है, जैसे दिल्ली, तो उनको, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो, वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। बट आम बोलचाल की भाषा में हम सबको क्या बोलते हैं, राज्य ही बोलते हैं। हम दिल्ली को भी राज्य ही बोलते हैं, हम उसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोलते। तो इस तरह से राज्य और उपराज्यपाल का डिफरेंस रहता है। सवाल आता है कि राज्य उपराज्यपालों को लगाएगा कौन, लाएगा कौन। तो राज्य और उपराज्यपाल जो होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम होता है देश के राष्ट्रपति का। देश के राष्ट्रपति ही उनको नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। बल्कि राष्ट्रपति के केस में नेशनल लेवल पर ऐसा नहीं होता है। नेशनल लेवल पर राष्ट्रपति जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुन के आते हैं, लेकिन राज्य के स्तर पर, स्टेट लेवल पर, राज्यपाल और उपराज्यपालों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लेकिन फिर वही ट्विस्ट आता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल खुद से नहीं करते, कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव पे करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिस बंदे का नाम, जिस इंडिविजुअल का नाम सुझाएंगे, राष्ट्रपति को बताएंगे, बोलेंगे, उसी को राष्ट्रपति एज अ राज्यपाल नियुक्त करेंगे, जिस भी स्टेट में करना है या फिर जिस भी टेरिटरी में करना है। तो वो डिसीजन राज्यपाल का, राष्ट्रपति का रहता है। सो गाइज, फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पे ये 5th पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये प्राइम मिनिस्टर की पावर्स, उनकी ड्यूटी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है समझ आया, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।